हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित टेस्ट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो दोस्तों, हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन है आपके पास अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से। तो दोस्तों, जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और दोस्तों, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो वो है शौरसेनी। वो है शौरसेनी। शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ठीक। और अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों, हिंदी के अलावा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वो है मराठी भाषा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, यानी कि हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है जो वर्तमान में है। तो दोस्तों, हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो है खड़ी बोली। ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, खड़ी बोली। और दोस्तों, एक बात और बता दूं कि जो है वो कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होता है खड़ी बोली। कौरवी भाषा का उदय भी खड़ी बोली से हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको सही जो शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है वो पहचानना है। तो दोस्तों, परिणति, परिणति, परिणीति या परिणीत। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा परिणति। फिफ्थ का फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें सही शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। ठीक है। तो दोस्तों, जो शुद्ध वर्तनी होता है सुसुप्ति, ठीक, तो उसको जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, षटकोण वाला सा बनता है उसमें। अगला प्रश्न है कि अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है अभि प्लस सेक, ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो दोस्तों, हमने पढ़ा है कि संधियाँ जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें से भी स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है ना। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है। और कौन कौन सी होती है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न में है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग वो शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में एक विशेष नवीनता ला देते हैं, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है। जैसे हम कहें कि कोई अधिक है, अधिक से पहले हम अति लगा दें तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक हो जाएगा, है ना। श्रेष्ठ से पहले हम लगा दें अधि तो वो क्या हो जाएगा? अधिश्रेष्ठ। समान से पहले हम अनु लगा दें तो वो हो जाएगा अनुकरण करना या अनुपात या अनुसार। ठीक। इसी प्रकार उपसर्ग रहित शब्द इसमें पूछा है तो कौन सा होगा? तो सबके अर्थों में कोई ना कोई चेंज आएगा, लेकिन जो सुरेश है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सु प्लस रेश कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा उपसर्ग रहित शब्द, वो होगा सुरेश हमारा। ठीक। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है। तो दोस्तों, देवासुर को यदि हम इसको विच्छेद करें, ठीक है, तो देवासुर का हो जाएगा देव और असुर। ठीक है। और ये हमारा समास कहलाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कौन सा होता है? जो योजक चिन्ह द्वारा जुड़ा होता है या जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10th का थर्ड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो दोस्तों, जो इसमें से देशज शब्द है वो है लोटा, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा जो है वो मिठाई नहीं है। ठीक है। बाकी के सारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि अविकारी शब्द होता है। तो दोस्तों, जो अविकारी शब्द होता है वो होता है अव्यय। अब प्रश्न ये है कि अव्यय क्या होता है। ठीक है। तो अव्यय दोस्तों, जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि वारिद का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों वारिद का इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वारिद का पर्यायवाची शब्द है बादल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थावर का विलोम शब्द है। तो दोस्तों स्थावर का विलोम होता है जंगम। ठीक है। स्थावर का जो एक जगह स्थिर रहे, जैसे हमने संपत्ति के बारे में भी पढ़ते हैं कि एक स्थावर संपत्ति होती है और एक जंगम संपत्ति होती है। स्थावर संपत्ति जैसे हमारे कोई एसेट्स हो गया, हमारा घर है, बिल्डिंग है कोई, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी कैसी होगी, स्थावर होगी, उसको हम लेके नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा जो कैश है वो हमारी जंगम संपत्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है कि सम्मुख का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों सम्मुख का विलोम शब्द कहलाएगा विमुख, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है जो पहले कभी ना हुआ हो। तो दोस्तों जो पहले कभी ना हुआ हो वो कहलाता है अभूतपूर्व। ठीक। अगला प्रश्न है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। इसमें हमको बताना है कि कौन सा वाक्य है। ठीक है। तो दोस्तों इसमें होगा हमारा मिश्रित वाक्य, ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। मिश्रित वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है। तो दोस्तों अग्नि परीक्षा देने का अर्थ होता है कठिन परिस्थिति में पड़ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है। ठीक है। इसका मतलब होता है कि दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेस्ट पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ इसी प्रकार के और टेस्ट देखने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।